नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। हम खनिज लवण के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से कुछ खनिज लवणों के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं और आगे भी कुछ लवणों के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं आयोडीन के बारे में। आयोडीन क्या है? हमारे जो स्वस्थ जीवन के लिए आयोडीन भी बहुत आवश्यक खनिज लवण है और हमारे शरीर में लगभग प्रतिदिन 100 से 150 मिलीग्राम माइक्रोग्राम इसकी आवश्यकता होती है। और ये जो गर्भवती शिशु और गर्भवती हो या शिशु हो, स्कूल जाने वाले बच्चे हों, इनकी उम्र के अनुसार इनके मात्रा में थोड़ा बहुत कमी या अधिकता की जा सकती है। थायराइड आयोडीन क्या होता है? ये थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला एक हार्मोन थायरॉक्सिन का मुख्य अवयव है। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या है? ये आयोडीन युक्त एक प्रोटीन है। थायरॉक्सिन शरीर के लगभग अनेक क्रियाओं को संपन्न करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये शरीर में मानसिक शारीरिक गतिविधियों को नियमित करने में अमूल्य योगदान देता है। इसकी कमी से शरीर में मानसिक वृद्धि बाधित होती है, इसलिए वयस्कों में इसकी कमी से गलकंड या घेंगा, जिसे गॉइटर रोग भी कहते हैं, हो जाता है और बच्चों में क्रेटिनिज्म रोग हो जाता है। और थायराइड हार्मोन का स्राव जो है थायराइड ग्रंथि से होता है, तो भोजन में आयोडीन न होने से थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं हो पाता है। इस स्थिति में क्या होता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए थायराइड ग्रंथि को और भी अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है और वहाँ की कोशिकाएं जो है वो विभाजित होती रहती हैं, जिससे इसका आकार बड़ा हो जाता है। तो सामान्य दशा में थायराइड ग्रंथि का वजन जो है वो 25 ग्राम तक होता है, जो बढ़कर अधिक कार्य करने से बढ़कर क्या हो जाता है 200 से 500 ग्राम तक हो जाता है। और इससे क्या होता है, रोगी का जो गला होता है वो फूला हुआ गांठ जैसा बन जाता है। थायराइड ग्रंथि जो है गले के अधोभाग में, आगे के भाग में जो ये स्वर यंत्र होता है, श्वास नली के बीच स्थित स्वर यंत्र और जो ये श्वास नली है उसके बीच में स्थित होता है। और यह द्विपिंडकीय होता है, जिसके दोनों ही पिंड आपस में एक पतले ब्रिज के द्वारा जुड़े रहते हैं और इसका आकार जो है वो एक तितली नुमा होता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसके शरीर में 25 ml ग्राम आयोडीन होता है, जिसमें से 10 ml ग्राम जो है थायराइड ग्रंथि में उपस्थित होता है और बाकी जो है वो शेष जो है आयोडीन रक्त एवं अन्य ऊतकों में विद्यमान रहता है। भारत में जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, असम, नागालैंड, मणिपुर और पश्चिम बंगाल, बिहार, नेपाल आदि सभी प्रदेशों में घेंगा रोग मिलता है, क्योंकि वहाँ की जो खाद्य पदार्थ है, पानी है, उसमें आयोडीन की मात्रा नहीं होती है। तो आयोडीन जो है वो किससे प्राप्त होता है? एक्चुअली क्या है कि जो समुद्र के जल में आयोडीन विद्यमान होता है, तो समुद्री नमक हो गए, जैसे समुद्री मछलियां हो गई, समुद्री घास आयोडीन प्राप्ति के उत्कृष्ट साधन होते हैं। तो समुद्री मछलियों से प्राप्त होने वाले जो तेल हैं उसमें भी आयोडीन की अधिक मात्रा रहती है और समुद्र के किनारे पाले जाने वाले जो भी दूध देने वाले जानवर हैं उसमें भी आयोडीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में मिलेगी। प्याज हो गए, फूल पत्तियों में भी आयोडीन की मात्रा विद्यमान रहती है। लेकिन उन जगहों में जहाँ की मिट्टी में या जल में आयोडीन उपस्थित नहीं रहता है, वहाँ पर उगाए जाने वाले भोज्य पदार्थों में आयोडीन नहीं मिलेगा, क्योंकि हिमालय के जैसे तराई क्षेत्र हैं, कुछ पर्वतीय प्रदेशों के मिट्टी एवं जल में आयोडीन नहीं होता है और वहाँ का जो क्षेत्र है वो एंडेमिक गॉइटर के अंतर्गत आता है। अतः क्या होता है कि इन प्रदेशों में आयोडीन लवण की पूर्ति आयोडाइज्ड नमक द्वारा किया जाता है। आयोडाइज्ड नमक ही वहाँ के निवासियों के लिए सबसे सस्ता और सुलभ साधन होता है आयोडीन के लिए। अब आगे आयोडीन के कार्य समझ लेते हैं। आयोडीन ग्रंथि से स्रावित होने वाले जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसका मुख्य आयोडीन ही है और थायरॉक्सिन आयोडीन के 4 अणु विद्यमान होते हैं। अतः शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन तथा आयोडीन के कार्य लगभग एक समान ही है। ये बालकों के शारीरिक और मानसिक वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। आयोडीन
के कार्य पहला है शारीरिक वृद्धि एवं विकास। जो आयोडीन है वो बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से क्या होता है, बालकों के शरीर और मानसिक वृद्धि में विकास में रुकावट आती है। बच्चे मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। तो बच्चों में क्रेटिनिज्म नाम के रोग हो जाता है। आपको सिर्फ ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रेटिनिज्म रोग किस खनिज लवण की कमी से होता है, या क्रेटिनिज्म रोग किस में होता है, बच्चों में होता है या वयस्क में, या ये पूछ लेगा आयोडीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। तो बच्चों में क्रेटिनिज्म होता है, और जो वयस्क होते हैं, बड़े होते हैं, उसमें आयोडीन की कमी से मिक्सिडीमा या घेंगा रोग, गॉइटर रोग होता है। दूसरा है आयोडीन जो है प्रोटीन यौगिक थायरोग्लोब्यूलिन तथा थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। थायरॉक्सिन कोशों में होने वाले जो ऑक्सीकरण प्रक्रिया है उसको नियमित करता है। आधारी चयापचय दर को भी नियंत्रित करता है आयोडीन। धात्री माता के दूध के निर्माण में आयोडीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन में नियंत्रित और नियमित करता है। शरीर के शिशु के मानसिक विकास में सहायक होता है। शरीर के ताप नियंत्रण में सहायक होता है। शरीर के और कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन को नियमित एवं क्रमित बनाता है, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कुछ हद तक नियंत्रित करता है। जानवरों के प्रजनन शक्ति को बनाए रखने के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। इसकी कमी से जानवरों में बांझपन का रोग हो जाता है, और बहुत सारी शोधों से ये भी सिद्ध हुआ है कि यदि पशु बच्चे को जन्म देते भी हैं तो बच्चे का कोई ना कोई अंग अवश्य ही विकृत होता है, और बाल नहीं उगते हैं। आयोडीन के अभाव में बाल रहित सूअर पैदा होता है। कोशिकाओं में होने वाले ऑक्सीकरण प्रक्रिया को नियमित करते हैं। अब आते हैं आयोडीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो घेंगा या गलगंड जो रोग है वो आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से गर्भवती स्त्रियां जो होती हैं उसमें घेंगा रोग हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, गर्भकाल में आयोडीन की मांग जो है बढ़ जाती है, और ये रोग गर्भावस्था में अधिक होता है। जब भोजन द्वारा आयोडीन की पूर्ति नहीं होती है तो दैनिक जो भी क्रियाकलाप है संपन्न करने के लिए थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करना पड़ता है, और थायरॉक्सिन ग्रंथि की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती है और ग्रंथि बढ़कर एक गांठ का रूप ग्रहण कर लेती है। तो इसी गांठ को घेंगा या गलकंड कहते हैं। आयोडीन युक्त अगर आहार का सेवन से किया जाए तो ये रोग दूर हो जाता है। लेकिन अगर लंबे समय तक यदि आहार द्वारा आयोडीन नहीं लिया जाता है तो ये रोग स्थायी हो जाता है। इसके लक्षण है थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ने लगता है, जिससे श्वास नली दबने लगती है, और फलतः क्या होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। अब आते हैं क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म क्या है, ये बच्चों को होता है। तो जब बच्चों में, जिन बच्चों को माता जो है गर्भकाल के दौरान पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं लेती है उन्हें क्रेटिनिज्म नामक रोग हो जाता है। इसके लक्षण क्या है, बच्चों की शारीरिक और मानसिक वृद्धि में विकास रुक जाता है। बच्चा मानसिक रूप से विकलांग हो जाएगा। तो बच्चे की लंबाई काफी कम हो जाती है या कद छोटा रह जाता है। बच्चे की चयापचय दर अत्यंत कम हो जाता है, जिससे उन्हें भूख नहीं लगती है। मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, ढीली दुर्बल हो जाती हैं, त्वचा सूखी हो जाती है, खुरदुरी हो जाती है, मोटी हो जाती है। जीभ का आकार जो है बड़ा होता है, होंठ मोटे हो जाते हैं। इसके कारण उनका चेहरा क्या है, अजीब सा हो जाता है, और बच्चा ठीक से मुंह बंद नहीं कर पाता है। बाल चमकहीन, रुज एवं कड़े हो जाते हैं। बच्चे का चेहरा उदास और लावण्यहीन हो जाता है। बात है मिक्सिडीमा यह रोग वयस्कों में होता है। जैसे आहार में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं मिलता है तो ये रोग हो जाता है। शरीर में सूजन आ जाती है, शीघ्र थकान महसूस होने लगती है, व्यक्ति सुस्त, आलसी, उत्साहीन, थका सा दिखता है, चेहरा उदास भावहीन हो जाता है, शरीर का तापक्रम कम हो जाता है, जैसे रोगी गर्मी में भी ठंडा का अनुभव करता है। बाल झड़ने लगते हैं, बालों में चमक समाप्त हो जाती है, बाल कड़े हो जाते हैं, आवाज भारी हो जाती है, मस्तिष्क के कार्यों में शिथिलता आ जाती है।
हृदय गति मंद हो जाती है, त्वचा रुच खुरदरी क्रांतिहीन हो जाती है, शरीर की जो मांसपेशियां होती है कमजोर एवं दुर्बल हो जाती हैं। आयोडीन की अधिकता से या अधिक स्राव से क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का अगर अधिक स्राव होने लगता है तो थायरॉक्सिन के अत्यधिक स्राव से एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर रोग हो जाता है और इसे ग्रेव्स का रोग भी कहते हैं। इस रोग में क्या लक्षण होते हैं, इसमें उपापचय दर काफी तीव्र हो जाती है। इससे रोगी को क्या होता है कि अधिक भूख लगती है और उसका वजन बढ़ जाता है, हृदय गति तेज हो जाती है, त्वचा लाल हो जाती है, शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है, जैसे सर्दी में भी शरीर अधिक पसीना निकलता है और रोगी बेचैन चिड़चिड़ा हो जाता है। आंखों की पुतलियों में वसा का जमा हो जाता है, जिससे आंख की पुतलियां बड़ी बड़ी होकर बाहर की ओर निकली दिखाई देती हैं और इस स्थिति में एक्सोप्थेलेमस कहते हैं और इस कारण रोगी का चेहरा अजीब सा दिखता है। नाड़ी गति काफी तेज हो जाती है और रोगी हाँफने लगता है। स्त्रियों में रजोधर्म अनियमित एवं पीड़ा के साथ होता है। एंडेमिक गोइटर से बचाव। जिन प्रदेशों के निवासियों को उनके आहार में आयोडीन की कमी होती है, उन्हें घेंगा या गलकंड होने की संभावना होती है। तो बच्चों में इस खनिज लवण की कमी से शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। यदि उनके आहार में अगर पर्याप्त मात्रा आयोडीन की मात्रा प्रतिदिन लगभग मतलब 100-150 माइक्रोग्राम दिया जाए तो इस खनिज लवण की कमी से होने वाले जो रोग है उनकी संभावना नहीं होती है या कम होती है। और गर्भवती या धात्री माँ या शिशु बच्चे एवं किशोरों को प्रतिदिन आहार के माध्यम से आयोडीन की मात्रा दी जानी चाहिए ताकि उन्हें इन खनिज लवण की कमी न हो। इसलिए आयोडीन को आयोडाइड या आयोडेट रूप में भोज्य पदार्थों में मिश्रित करते हैं। तो घेंगा जनित जो क्षेत्र हैं उन लोगों के आहार में आयोडीन लवण किसी न किसी माध्यम से अवश्य दी जानी चाहिए। इनकी 4 विधियां हैं। पहला है खाने वाले साधारण नमक में आयोडाइड या आयोडेट मिलाकर। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उत्तरी अमेरिका एवं अन्य यूरोपीय देशों में साधारण नमक को ही पोटेशियम आयोडाइड से आयोडाइज्ड करते हैं, जबकि एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका में रिफाइंड नमक को पोटेशियम आयोडाइड को मिलाकर आयोडाइज्ड नमक तैयार करते हैं। इस नमक में क्या होता है, साधारण आयोडाइज्ड नमक की अपेक्षा आयोडीन अधिक मतलब कि स्टेबल स्थिर रहता है तथा इनके संग्रह में आयोडीन का नाश बिल्कुल ही कम या नगण्य होता है। दूसरा ब्रेड में आयोडाइड या आयोडेट मिलाकर। जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने नमक की तरह ही ब्रेड को भी आयोडीन लवण युक्त बनाने का सुझाव दिया, प्रयोग में लाया। लेकिन आयोडाइज्ड नमक उन्हीं देशों में उपयोग है जहाँ के निवासियों का मुख्य भोजन ब्रेड है और वह नियमित रूप से आहार में ब्रेड का सेवन करते हो। लेकिन भारत जैसे विशाल एवं विकसित देश में ब्रेड का उपयोग कम ही होता है, तो ऐसे निर्धन देश के लिए यह विधि अधिक लाभदायक साबित नहीं हुई। तीसरा है सोडियम या पोटेशियम आयोडाइड की गोली का प्रयोग। तो घेंगा जनित प्रदेशों में पोटेशियम या सोडियम आयोडाइड की गोली का सेवन करना अत्यधिक लाभकारी है। इस शोध के अनुसार क्या हुआ, तस्मानिया में जब शिशु बच्चे किशोर किशोरियों को 16 वर्ष तक सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड की गोली खाने को दी गई तो उन्हें घेंगा रोग नहीं हुआ, जबकि तस्मानिया के उन प्रदेशों में जल एवं मिट्टी में आयोडीन का पूर्ण अभाव था। चौथा है आयोडाइज्ड तेल के सेवन से। आयोडाइज्ड तेल समुद्री मछली से प्राप्त किया जाता है। यह तेल घेंगा रोग के उपचार के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। घेंगा रोग से पीड़ित व्यक्ति को जब आयोडाइज्ड तेल के इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में दिया जाता है तो 3 माह के भीतर ही घेंगा रोग ठीक हो जाता है। और एक शोध 1957 में जो 3000 से 5000 लोगों में न्यूगुरिया में किया गया, जो कि न्यूगुरिया का क्षेत्र इसलिए गोइटर की प्रति काफी संवेदनशील माना गया क्योंकि वहां आयोडीन की कमी थी।
आयोडीन की मांग, जैसे कि हमारे शरीर में आयोडीन की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों से ही हो जाती है। लेकिन हिमालय के कुछ क्षेत्रों या विंध्य पर्वत तथा आंध्र प्रदेश में, जहाँ की जल मिट्टी और पत्थर में आयोडीन कलौड़ की कमी हो, वहाँ के निवासियों को घेंघा रोग हो जाता है। इसलिए इस रोग के बचाव के लिए आयोडाइज नमक का सेवन करना चाहिए। एक प्रौढ़ व्यक्ति के को प्रतिदिन 10 से 15 माइक्रोग्राम आयोडीन की जरूरत होती है। अब आते हैं आयोडीन का शोषण। आयोडीन का शोषण मुख्यतः छोटी आंत में होता है, लेकिन अति अल्प मात्रा में इसका अवशोषण आमाशय द्वारा भी होता है। यहाँ से आयोडीन अवशोषित होकर सीधे ही रक्त में चले जाते हैं। कुछ अवशोषित आयोडीन का, कुल जितने भी अवशोषित हुए आयोडीन होते हैं, उनका 70 से 90% भाग थायराइड ग्रंथि में चला जाता है तथा शेष भाग रक्त एवं शरीर के अन्य तंतुओं में चला जाता है। थायराइड ग्रंथि में आयोडीन सांद्र रूप में संग्रहित होकर कई यौगिक के रूप में परिवर्तित होकर अंततः गायरोग्लो थायरोग्लोबुलिन में परिवर्तित हो जाता है और फिर थायरॉक्सिन का निर्माण करता है। ये यौगिक कौन कौन से हैं? मोनो आयोडो टायरोसिन, डाई आयोडो टायरोसिन, ट्राई आयोडो टायरोसिन, थायरोग्लोबुलिन और थायरॉक्सिन। ऊपर जितने भी मैंने यौगिक बताया, उनमें से जो है थायरॉक्सिन ही एक ऐसा यौगिक है जो थायराइड ग्रंथि से निकलकर सीधे ही रक्त में प्रवेश करता है और शरीर की विभिन्न क्रियाकलापों को संतुलित, नियमित एवं नियंत्रित करता है तथा शरीर एवं मानसिक विकास वृद्धि में अमूल्य योगदान देता है। आयोडीन का विसर्जन ये मुख्यतः गुर्दे द्वारा होता है। आयोडीन बहुत ही अल्प मात्रा में मल एवं मूत्र द्वारा विसर्जित होता है। धात्री माँ जब बच्चे को दूध पान कराती है तो उसके दूध के माध्यम से भी थोड़ी मात्रा में आयोडीन बच्चे के शरीर में पहुंच जाता है। फ्लोरीन फ्लोरीन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा लवण है। यद्यपि इसकी कमी शरीर में नहीं होती है, लेकिन भारत के कई हिस्सों में जहाँ पानी में फ्लोरीन की मात्रा 1 ppm से कम पाई गई है, वहाँ इसकी कमी से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। और जो फ्लोरीन होता है वह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता है, बल्कि यह फ्लोराइड रूप में उपस्थित रहता है। फ्लोरोसिस रोग हो जाता है और फ्लोराइड रूप में उपस्थित होता है। और फ्लोरोसिस रोग से उसका दुष्परिणाम ये होता है कि दांतों पे असर पड़ता है। दांत सड़ जाते हैं, दांतों के इनेमल जो है चमक समाप्त हो जाती है, दांत पीले गंदे दिखते हैं और हमारे शरीर में अल्प मात्रा में फ्लोरीन हड्डियों, दांतों, थायराइड ग्रंथि एवं त्वचा में उपस्थित रहता है। और फ्लोरीन की प्राप्ति जो है, फ्लोरीन खनिज लवण जो है प्राकृतिक रूप से जल एवं भूमि में विद्यमान रहता है। फ्लोरीन युक्त भूमि एवं जल में पाए जाने वाले जो भी भोज्य पदार्थ हैं, उसमें स्वतः ही फ्लोरीन की मात्रा उपलब्ध हो जाती है। फ्लोरीन के कार्य। फ्लोरीन हमारे दांतों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है और फ्लोरीन की उपस्थिति में कैल्शियम का अवरोध अधिक होता है। अतः ऑस्टोपोरोसिस से ग्रस्त रोगियों के लिए अति महत्वपूर्ण एवं उपयोगी इस लवण की उपस्थिति से ऑस्टोपोरोसिस की तीव्रता कम हो जाती है। अस्थियों के तंतुओं के उत्तम स्वास्थ्य के लिए अत्यंत मात्रा में फ्लोरीन अनिवार्य है। फल एवं सब्जियों को कीड़े से बचाने के लिए फ्लोरीन युक्त कीटनाशी का छिड़काव किया जाता है। यह अस्थियों के सामान्य खनिजीकरण के लिए भी आवश्यक है। और फ्लोरीन की अधिकता और कमी दोनों नुकसान देते हैं। जैसे कि राजस्थान राज्य के नागौर जिला, आंध्र प्रदेश नालगोंडा जिला, पंजाब का पटियाला जिला फ्लोराइड ग्रस्त इलाके हैं। यहाँ की भूमि एवं जल दोनों ही फ्लोरीन की अधिकता है। तो यहाँ पे यहाँ के जो निवासी हैं उनको डेंटल फ्लोरोसिस और कंकाल फ्लोरोसिस दोनों ही हो जाते हैं। तो डेंटल फ्लोरोसिस जो है, जब जल में 3 से 5 ppm या अधिक फ्लोरीन हो जाता है तो डेंटल फ्लोरोसिस हो जाता है। इस रोग में क्या होता है कि दांतों के इनेमल को चमक जो है वो समाप्त हो जाती है और इस पर सफेद सफेद धब्बे पड़ जाते हैं और कुछ ही दिन बाद क्या होता है, सफेद धब्बे पीले, भूरे, मटमैले धब्बे में बदल जाते हैं और दांतों का
इनेमल काफी कमजोर हो जाता है, जगह जगह से छिटक छिटक कर टूटने लगते हैं और दांतों में अनेक छिद्र हो जाते हैं। दांत ऊबड़ खाबड़ कटे कटे से दिखते हैं। कंकाल फ्लोरोसिस कंकाल फ्लोरोसिस तब होता है जब पानी में फ्लोरीन की मात्रा 10 ppm या उससे अधिक हो जाती है। तो व्यक्ति को क्या होता है, कंकाल फ्लोरोसिस हो जाती है। इसमें शरीर की अस्थियों की संरचना बिगड़ जाती है। अस्थियों में कैल्शियम और फास्फोरस की अत्यधिक सांद्रता के कारण ये सख्त एवं पत्थर की तरह कठोर हो जाती हैं, जिससे उनमें मोड़ना झुकाना संभव नहीं होता। हाथ पैर जोड़ों में अस्थियों में क्या होता है, नहीं मुड़ पाती है, उसमें भयानक दर्द होने लगता है। तो इसके लक्षण क्या है, रीढ़ की हड्डियां, हाथ पैर की हड्डियां, शरीर की अन्य हड्डियों में कैल्शियम एवं फास्फोरस खनिज लवण की सांद्रता काफी बढ़ जाती है, जिससे उन उपस्थित संयोजी ऊतक काफी सख्त एवं कठोर हो जाते हैं और कोलेजन तंतु, पीत इलास्टिक तंतु, लिगामेंट आदि अत्यधिक सख्त हो जाते हैं, जिससे उनका खिंचाव फैलाव समाप्त हो जाता है और हाथ पैर को मोड़ना उठाना बैठाना सभी संभव नहीं हो पाता। पीठ झुक जाती है, पीठ में असहनीय पीड़ा होने लगती है, गर्दन मुड़ नहीं पाती है, घुटने और कोहनी नहीं मुड़ पाते हैं, व्यक्ति दैनिक क्रियाओं को करने में असमर्थ महसूस करता है। शारीरिक रूप से असमर्थ रहने के कारण मानसिक रूप से क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। रोगी मानसिक रूप से असंतुलित हो जाता है, नाड़ी संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं, मांसपेशियों में पीड़ादायक कंपन एवं मरोड़ उत्पन्न हो जाते हैं, श्वसन दर अत्यंत कम हो जाती है, जिससे अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है।